जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज मैं आपके साथ बात करूंगा बिहार में हुए विधानसभा चुनाव और देश के कई अन्य अन्य राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य था जहां इस बार लग रहा था कि 15 साल से चली आ रही नीतीश सरकार, एनडीए की सरकार, बीजेपी और उनके सहयोगी घटक दलों की सरकार जो इस बार बदलने वाली है। जिस प्रकार की भीड़ तेजस्वी यादव, युवा तेजस्वी यादव की रैलियों में दिख रही थी और जिस प्रकार लग रहा था कि गुस्सा लोगों के दिमाग में था, लग रहा था कि जिस प्रकार महानगरों से मजदूरों ने जो पलायन किया है, उनको खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, उनके पैरों में छाले पड़ गए और बिहार में जाकर के उनको किस प्रकार से सरकार की नाकामी के सामने अपने आप को असहाय महसूस करना पड़ा। तो इस बार शायद बिहार के लोग सरकार बदलेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। कुछ सीटों पर जो है वो तेजस्वी यादव कुछ सीटों के माध्यम से, मैं कहूँ कि 110 सीट उनको मिलें, 122 पर सरकार बनती, लगभग 12 सीट के कम जो है वो उनके पास रह गई। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि 12 सीट कम क्यों रह गई। आज मैं देख रहा था कि लगभग 20 सीट ऐसी हैं जो 1000 से कम के मार्जिन से तेजस्वी यादव के जिस पे हार जीत रही है और 25 से 30 सीट ऐसी हैं जहां पर 2000 से कम मार्जिन से हारे हैं और लगभग 13 सीट ऐसी हैं जो 200-250 वोटों से तेजस्वी यादव हारे। अब आप समझ सकते हैं कि लोगों का रुझान तो तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल और उनके सहयोगी साथियों के साथ था, लेकिन कुछ वोटें कहीं 200, कहीं 400, कहीं 500 वोटें कम रह गई और जिसके कारण तेजस्वी यादव जैसे युवा के हाथ से सत्ता आते आते बिहार की निकल गई। लेकिन मैं बिहार बेशक चाहे नीतीश कुमार ने जीता हो और उनके सहयोगी दलों ने जीता हो, लेकिन दिल तेजस्वी यादव ने जीता है और मैं लोकतंत्र में इस युवा को बधाई देता हूं जिसने इतनी मेहनत से, इतनी बखूबी तरीके से चुनाव लड़ा और लोगों के दिलों में राज किया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर 5 साल के बाद दोबारा चुनाव होगा तो उसमें तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार इस चुनाव में अपनी मजबूती के साथ में उपलब्धि दर्ज कराई है वो काबिल तारीफ़ है। दूसरी तरफ मैं उपचुनाव की बात कर लेता हूँ। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार बीजेपी ने अपनी मजबूती दिखाई है, गुजरात में किस प्रकार उसने मजबूती दिखाई है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का जो चुनाव रहा, उत्तर प्रदेश में जो 7 सीटों पर चुनाव हुआ, 7 में से 6 सीट बीजेपी जीती और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई और यही हाल जो है तमाम अन्य प्रदेशों का भी उपचुनाव में रहा है। मैं यहाँ एक बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, वो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है कि नए लोग राजनीति में जब आते हैं तो उन पर चर्चा होनी चाहिए। मैं आज बात करूंगा चंद्रशेखर रावण की। चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी के संस्थापक सदस्य हैं और उनकी पहचान जो है वो एक क्रांतिकारी के रूप में, क्रांतिकारी दलित युवा के रूप में मुल्क भर में है। उनकी रैलियों में लाखों की भीड़ उनको देखने के लिए आती है, हज़ारों की भीड़ उनको देखने के लिए आती है। उनको लोग देखना चाहते हैं, उनको लोग छूना चाहते हैं, उनसे लोग बात करना चाहते हैं, उनके साथ लोग सेल्फी लेना चाहते हैं, उनसे लोग मिलना चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने 15 मार्च 2020 को नोएडा में मान्यवर साहब काशीराम के जन्म दिवस पर राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, ये उनका राजनीतिक संगठन है। सही मायने में लोगों की का पता तभी चलता है तब वो राजनीति में आते हैं कि राजनीतिक रूप से वो लोग कितने सफल हो पाते हैं। चंद्रशेखर रावण ने बहुत सारे लोगों के मना करने के बावजूद भी राजनीतिक पार्टी बनाई, राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम आज़ाद समाज पार्टी काशीराम रखा गया और उन्हें उम्मीद थी कि जिस प्रकार मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए, लोग मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए, मुझसे बातचीत करने के लिए तमाम मुल्क भर में लोग आते हैं, शायद इस प्रकार का अपार जन समर्थन मुझे मुल्क भर में मिलेगा और मैं राजनीतिक रूप से भी सफल हो पाऊंगा। जिस प्रकार से सामाजिक संगठन के रूप में मेरी पहचान बनी, उसी प्रकार से राजनेता के रूप में भी मेरी पहचान बनेगी। लेकिन हुआ क्या, ये महत्वपूर्ण विषय है कि हुआ क्या। मान्यवर साहब काशीराम ने एक बात कही थी कि हमको अगर अपनी राजनीति लंबे समय चलानी है, मुल्क में लंबे समय तक राजनीति करनी है, तो हमारे सामाजिक संगठनों की जड़ें मजबूत होनी चाहिए और हमारे सामाजिक संगठन मजबूत होने चाहिए। अर्थात हमारे सामाजिक संगठन जो है उसमें मजबूत साथी जो है वो हमारे आसपास होने चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कमावेश उत्तर प्रदेश में भी बसपा को उतना समर्थन नहीं मिला जितना समर्थन मिलना चाहिए था। समाजवादी पार्टी को भी नहीं मिला, उनकी हालत भी खस्ता रही है। उत्तर प्रदेश में अभी भी लोगों के दिल दिमाग में, मस्तिष्क में बीजेपी है और उसका असर जो है वो दिख भी रहा है, उपचुनाव में भी दिखा है।
लेकिन मैं एक बात यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जब चंद्रशेखर रावण पप्पू यादव के साथ में हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज़ में उड़ रहे थे और वो बिहार में रैली कर रहे थे और जो भीड़ उनको देखने के लिए आ रही थी, आज वहाँ रिजल्ट के रूप में अगर मैं उस भीड़ को देखता हूँ तो कहीं वो ट्रिपल डिजिट में है, कहीं वो डबल डिजिट में, मतलब जमानत तक बिहार में नहीं बच पाई है आज़ाद समाज पार्टी उर्फ चंद्रशेखर रावण के प्रत्याशियों की। यही हाल मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी रहा है। 2 सीटों का मैं खास तौर से यहाँ जिक्र करूँगा मध्य प्रदेश की, जहाँ जो चंद्रशेखर रावण अर्थात भीम आर्मी अर्थात आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ने लड़ाई थी। एक सीट है सिमावली सीट पर ममता कुशवाहा जो है वो आज़ाद समाज पार्टी की प्रत्याशी थी और चंद्रशेखर रावण ने, मज़े की बात है कि चंद्रशेखर रावण ने उनके समर्थन में खुद जाकर के चुनावी जनसभा जो है वो की थी और वहाँ चंद्रशेखर रावण की प्रत्याशी को, ममता कुशवाहा को 412 वोट मिले हैं। जमानत तो दूर, जमानत के नज़दीक भी नहीं रहे। दूसरी सीट है जोरा विधानसभा पर MP सिंह जो है वो आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको 134 वोट मिले हैं, यानी निर्दलीय और नोटा से भी कम। अब मैं यहाँ एक जिस सीट को लेकर के खास तौर से आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और बहुत ज़्यादा वो बार बार उसको सोशल मीडिया पर चला रहे हैं कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए, तीसरा चुनाव जीतने के लिए माननीय साहब काशीराम की इस कोटेशन को बार बार वो लिख रहे हैं, बता रहे हैं। मैं वो सीट को लेकर के उत्साह है, वो है बुलंदशहर ज़िले की बुलंदशहर सदर सीट पर जो उपचुनाव हुआ है, उस सीट को लेकर के खासे उत्साह में वहाँ वो तीसरे नंबर पर हैं और लगभग 13,800 के समथिंग, 14,500 13,800 वोट उनके प्रत्याशी को मिला है और वहाँ बीजेपी जीती है। BSP को लगभग 60,000 वोट मिला है और 20,000 वोटों का BSP में और जो बीजेपी है उनमें दोनों में जो फ़र्क है वो 20,000 वोटों का रहा है। और तीसरे नंबर पर जो है वो मुस्लिम प्रत्याशी थे जो आज़ाद समाज पार्टी ने वहाँ उतारे थे, वो तीसरे नंबर पर है और उनको लगभग 14,500 या 13,800 के आसपास वोट पड़ा है। इस सीट को लेकर के वो आज़ाद समाज पार्टी के लोग और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जो लोग हैं वो खासे उत्साह में हैं कि हमने 14,000 वोट यानी 13,800 वोट के 14,000 के आसपास वोट हमको लोगों ने दिया और हमारी जो वर्चस्व वो बना रहा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ देश भर के तमाम उन लोगों को जो चाहे आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ें, चाहे वो भीम आर्मी से जुड़ें, चाहे वो इनके आसपास जो अन्य और लोग हैं लोगों से जुड़ें, मैं उनके साथ भी बात करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ है उसमें बहुजन समाज पार्टी को कहीं 60,000, कहीं 50,000, कहीं 40,000, कहीं 35,000 वोट पड़ा है, ईमानदारी के साथ पड़ा है। कहीं 30% वोट पड़ा है, कहीं 35% वोट पड़ा है, कहीं 20% वोट पड़ा है, कहीं 25% वोट पड़ा है। शेड्यूल कास्ट का जितना वोट है उत्तर प्रदेश के अंदर 22-23% शेड्यूल कास्ट है, 24% और उनमें लगभग 19% चमार है। अगर हम सिर्फ चमार और जाटव और कुरील, अहीरबार, दोहरे चमार की उपजातियों की बात कर लें तो वो वोट बसपा को पड़ा है, बहन जी को पड़ा है। अगर मैं बुलंदशहर सदर की जो उपचुनाव हुआ है उसकी बात करूं, जिस सीट को लेकर के बसपा को जो वोट में पड़ा है 60,000 और जिस सीट को लेकर के खास तौर से हमारे जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जो पदाधिकारी बड़े उत्साह में कि हम तीसरे नंबर पर हैं, तो मैंने आज वहाँ बूथों का आकलन किया है। वहाँ जो 13-14,000 वोट पड़ा है ये वो वोट है जहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। मतलब आप समझ सकते हैं कि वहाँ बस समाजवादी पार्टी अगर चुनाव खुद अपने सिंबल पर लड़ती तो शायद वो 15-20-25,000 वोट ले जाती आराम से। लेकिन समाजवादी पार्टी का गठबंधन उस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के साथ था और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को वहाँ लगभग 10,000 के आसपास वोट पड़ा, 11,000 के आसपास। अगर वही चुनाव समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर साइकिल पर लड़ती तो शायद 25-30,000 वोट वो ले जाती, थोड़े से बसपा के कम होते और आज़ाद समाज पार्टी का हाल भी देश भर में जो हुआ वो भी यहाँ होता। लेकिन क्योंकि ये वोट वो मिला जहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका था और जो प्रत्याशी जिस जाति के वहाँ लड़ रहे थे उनकी जाति के, मुस्लिम जाति के वोट उनको मिले हैं। बाकी शेड्यूल कास्ट और खासतौर से जाटव चमार का जहाँ वोट थे वो वोट टोटल का टोटल बसपा को पड़ा है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से आज भी शेड्यूल कास्ट की खास तौर से जाटव चमार की जो पसंद है वो खास तौर से बहुजन समाज पार्टी। इस उपचुनाव में ये चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि तमाम मुल्क के लोग अगर आपको लाइक करते हैं तो वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप समाज की आवाज़ उठाते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए रोड पर उतरते हैं। एक सामाजिक संगठन के रूप में लोग आपको लाइक करते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से आज भी लोग बसपा के साथ हैं, आज भी लोग बहन जी को लाइक करते हैं। माना कुछ कमियां हो सकती हैं
लेकिन उतना आसान अभी नहीं है, स्पेस नहीं है कि लोग दूसरे विकल्प लोग तलाश कर रहे थे। विकल्प चंद्रशेखर रावत ने बनने की कोशिश की उपचुनाव में, वो कितना बन पाए हैं ये वोटों को आप देख सकते हैं, क्योंकि जहां चंद्रशेखर रावत ने खुद रैली की वहां भी उनके प्रत्याशी को मध्य प्रदेश के सिमहाली विधानसभा पर 412 वोट पड़े हैं। और अगर चंद्रशेखर रावत खुद वहां अपनी सभा करने के लिए जाते तो 10-15 हज़ार आदमी उनको देखने के लिए आ जाते। तो मैं ये वही बात है कि जब राखी सावंत या सपना चौधरी डांस करने के लिए आती है, या कुमार विश्वास कवि सम्मेलन करने के लिए आते हैं तो उनको सुनने के लिए, या इमरान प्रतापगढ़ी जब कवि सम्मेलन और मुशायरा करने के लिए आते हैं, या राहुल नागपाल कहीं कवि सम्मेलन करने के लिए जाता है, तो हमको सुनने के लिए, डांस को देखने के लिए 10,000, 20,000, 30,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब कुमार विश्वास चुनाव लड़ते हैं अमेठी से तो वोट मिलते हैं 20,000। इमरान प्रतापगढ़ी जब चुनाव लड़ते हैं मुरादाबाद से तो वोट मिलते हैं 40,000। और राखी सावंत जब चुनाव लड़ती हैं तो वोट मिलते हैं 3,000। यही हाल है। हम लोग तो आर्टिस्ट हैं, हम इस बात को समझते हैं, और भी लोगों की बात जल्दी समझ में आ जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते समाज का पैसा, जो समाज से 10-10, 20 रुपये, 20-20 रुपये इकट्ठा होकर के पैसा हम लोग करते हैं, वो गलत जगह लगे। सामाजिक संगठन चलाना बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है राजनीतिक पार्टी चलाना, क्योंकि जब हम राजनीतिक लोगों के बीच में फंसते हैं या राजनेताओं के बीच में जब हम जाते हैं तो वो अपने तरीके से गोटियां सेट करते हैं, और राजनीतिक गोटियां से को सेट करना हर आदमी के बस की बात नहीं है। बहन जी इस बात को भली भांति जानती है। अभी चंद्रशेखर रावत और उनके तमाम समर्थकों को मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं था कि मैं चंद्रशेखर रावत या भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ, नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं था। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना भर है कि मैं लोगों के सामने और तमाम जो आज़ाद समाज पार्टी उनके जो लोग हैं उनके सामने सच्चाई ला सकूं, बता सकूं कि अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला समाज के हित में भी और अपने हित में भी नुकसानदायक होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मुझे मेल करके अपना कोई जवाब है तो उसको ज़रूर भेजिए rahulnagpalofficial@gmail.com पर। मैं आपके सवालों का भी इंतज़ार करूँगा। आप देखते रहिए राहुल लाइव 85। जय भीम, नमो बुद्धा, जय मूल्य।